गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 30 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस से। पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो रेशियो के बारे में कम्प्लीटली समझ लिया था। पहला था हमारा फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, जिसमें हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो के बारे में समझा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो के बारे में समझा, और दूसरा था हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हमारा जो थर्ड टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके बारे में समझेंगे। तो जो हमारा थर्ड जो टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसका मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। द रेशियो रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। कि जो फाइनेंशियल रेशियो है वो मेजर इसलिए किया जाता है कि अगर हमें अपनी फर्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी या उसके प्रॉफिट को देखना है तो उसके लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो रेशियो होता है ये रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस के ऑपरेशंस को और उसके फाइनल रिजल्ट्स को, कि किस तरीके का बिजनेस ऑपरेशन के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो हम इस रेशियो के थ्रू देख सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द फर्म कैन बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्निंग विद रेफरेंस टू अ गिवन लेवल ऑफ एसेट्स और सेल्स और ऑनर्स इंटरेस्ट एटसेट्रा। देयरफॉर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिक्वायर्ड फॉर एनालाइज द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन द एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ द फर्म, और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन द कैपिटल मार्केट इंफॉर्मेशन। कि अगर हम बात कर रहे थे कि जो भी रिजल्ट होता है किसी फर्म के बिजनेस ऑपरेशन का, उसके इवैल्यूएशन के लिए हम उसकी टर्म को अर्निंग से और क्या रेफरेंस है उसके लेवल ऑफ एसेट्स का, सेल्स का और ऑनर्स के इंटरेस्ट का, उससे इवैल्यूएट करते हैं। तो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसको 4 कैटेगरीज में हम कैलकुलेट करते हैं। पहला, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को एनालाइज कर रहे हैं तो वो हम ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो जो भी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो बेस होएगा एसेट या इन्वेस्टमेंट से। तीसरा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो बेस होएगा सेल्स ऑफ द फर्म से, और लास्ट है जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस है वो किससे है, कैपिटल मार्केट इंफॉर्मेशन से। तो हम लोग अब एक एक कैटेगरी को पढ़ेंगे और कैटेगरी के बेसिस पे क्या क्या रेशियो कैलकुलेट होते हैं उनको हम आगे टॉपिक्स में समझते हैं। कि अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं आपको तो वो था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिक्वायर्ड फॉर एनालाइज फ्रॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कि अगर मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करना है ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जो मेरा पहला रेशियो मेरे को कैलकुलेट करना होगा वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इक्विटी फंड इन्वेस्टेड इन द फर्म। द रेशियो रिवेल्स योर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑनर्स फंड हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय द फर्म। द रेशियो इज कंप्यूटेड एज ROE इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेटवर्थ। की जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है उसका मेजर हम इक्विटी फंड्स की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है जब हमने उसको अपनी इक्विटी को अपनी फर्म में इन्वेस्ट किया था। तो जो रेशियो है वो रिवेल करता है उस प्रॉफिट को जो कि ऑनर्स के फंड होते हैं जिसको फर्म में यूटिलाइज किया जाता है। तो इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो भी प्रॉफिट होगा टैक्स के बाद उसको हम अपनी जो नेट वर्थ है, मीन्स जो हमारी जो टोटल इक्विटी है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेकंड है हमारा अर्निंग पर शेयर। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दिस इज नॉन एज द अर्निंग पर शेयर। इट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज: EPS इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स इक्विटी होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कि अगर हमें फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी हम मेजर करेंगे अपने अर्निंग पर शेयर का वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के टर्म्स में मेजर करेंगे, जिसको हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो EPS है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए जो भी मेरा नेट प्रॉफिट होगा जो कि मेरे इक्विटी होल्डर्स का है उसको अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि मेरे पास आउटस्टैंडिंग है, जो भी मेरे कंपनी की शेयर्स होंगे, जो भी नंबर ऑफ़ शेयर्स मेरे पास अवेलेबल हैं उसको मैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट को, वो है हमारा डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर एज ए स्टेटेड अबाउट रिफ्लेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म पर शेयर। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट हाउ मच प्रॉफिट इज पेड एज डिविडेंड, हाउ मच इज रिटेन्ड बाय द बिजनेस। Dividend per share indicates the amount of profit distributed to the shareholder per share. It is calculated as dividend per share equals to total profit distributed to equity shareholder upon number of equity shares। कि अगर आप देखेंगे कि जब हम अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करते हैं तो वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है
फर्म के प्रॉफिट को, जो कि फर्म के पर शेयर से जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको, ये जो अर्निंग पर शेयर है ये नहीं बताता हमें कि क्या हमने प्रॉफिट पे किया है, कितना डिविडेंड पे किया है, या कितना हमारे बिजनेस ने रिटर्न किया है अपने शेयर से। तो जो डिविडेंड पर शेयर है वो इंडिकेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम अपने शेयर होल्डर्स को पर शेयर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को टोटल प्रॉफिट जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसको हम अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट होके आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो है वो है अर्निंग पर रेशियो। द अर्निंग पर रेशियो इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर अबाउट द अर्निंग ऑफ द फर्म। इट रिलेट्स अर्निंग टू मार्केट प्राइस एंड is generally taken as a summary measure of the growth potential of an investment, risk characteristics, shareholders orientation, corporate image and degree of liquidity. It is calculated as PE ratio equals to market price per share upon earning per share. कि अगर हमें प्राइस अर्निंग रेशियो देखना है तो जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो इंडिकेट करता है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है जब वो किसी फर्म से अर्निंग कर रहे हैं। तो जो भी रिलेट होगी हमारी अर्निंग वो मार्केट प्राइस, और जनरली हम उसको लेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट की क्या पोटेंशियल ग्रोथ हो रही है, किस तरीके की रिस्क हो रही है, और शेयर होल्डर का किस तरीके का ओरिएंटेशन है, और हमारे कॉर्पोरेट की किस तरीके की इमेज है, और किस तरीके की डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है फर्म की। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसके लिए हम जो हमारी मार्केट प्राइस है पर शेयर की उससे हम अपने अर्निंग पर रेशियो को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पर अर्निंग रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो किससे बेस्ड है, एसेट और इन्वेस्टमेंट से। तो उसके लिए जो हम पहली चीज़ कैलकुलेट करेंगे वो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो ऑफ द ऑल। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिटर्न on funds invested in the business by its owners. In short, the ratio tells us the owners whether or not all the effort put into the business has been worthwhile. कि अगर हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, जब वो किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट पे बेस है, तो उसके अंदर जो हम पहली कैलकुलेशन करते हैं रेशियो की वो क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि अगर मैं किसी बिज़नेस के अंदर जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे मुझे कितना रिटर्न हो रहा है, तो उसके लिए मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट करता हूँ। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है इन सब रेशियो के अंदर से। तो जो परसेंटेज है किसी रिटर्न की, जब मैंने किसी बिज़नेस के अंदर जो फंड इन्वेस्टमेंट किया था या ऑनर्स ने जो भी बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है उससे कितना परसेंटेज का उसको रिटर्न हो रहा है, तो ये रेशियो है ये हमें बताता है कि ऑनर कितना एफर्ट अपना कर रहा है किसी बिज़नेस में जब वो किसी पैसे को लगा रहा है। तो ROI कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी रिटर्न है उसको हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जो रिटर्न होएगा वो मेरा नेट प्रॉफिट होएगा और जो कैपिटल एम्प्लॉयड होएगा वो मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को दे रखा है तो उसके लिए मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल में अपने रिजर्व और सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्लस करना है, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स को प्लस करना है, और उसमें से मेरे जितने भी मिसचेनियस एक्सपेंडिचर और लॉसेज है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उनको उसमें से माइनस कर देना है। तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट आकर आ जाएगा और जो रिटर्न होएगा वो मेरा नेट प्रॉफिट होएगा। तो इंटेंजिबल एसेट्स विच आर नॉन फिजिकल एक्सटेंट लाइक गुडविल, पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क शुड बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल एम्प्लॉयड, बट नॉन फिक्टिशियस एसेट्स शुड बी इंक्लूडेड विद इन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जितने भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जैसे कि जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होते, जैसे गुडविल हो गई, पैटेंट्स हो गए या ट्रेडमार्क हो गए, तो उनको हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कैलकुलेट करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम किसी भी फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं और उसके अंदर हम किसी भी नॉन फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करते अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है वो है रिटर्न ऑन एसेट्स, जिसको हम ROA कहते हैं। The profitability ratio is measured in the terms of relationship between the net profit and assets employed to earn that profit. The ratio measures the profitability of the firm in terms of assets employed in the firm. The ROA may be measured as follows. ROA equals to net profit after tax upon average tangible assets. कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स होते हैं, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं इनको मेजर करने के लिए हम उन रिलेशंस को देखते हैं जो कि नेट प्रॉफिट और एसेट्स के बीच में होते हैं, जिससे हम कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं।
तो इन रेशियो को मेजर किया जाता है कि फर्म्स कितना प्रॉफिट ले रही है, किसके टर्म में, कितने उसने अपनी फर्म के अंदर एसेट्स को एम्प्लॉय किया हुआ है। तो जो भी रिटर्न ऑन एसेट्स है उसको मेजर किया जाता है जब हमारे जो भी प्रॉफिट्स हैं आफ्टर टैक्सेस के बाद, उसको अगर हम अपने एवरेज टेंजिबल एसेट से डिवाइड कर लें तो जो हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स है वो कैलकुलेट होके आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो है वो हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ फर्म, कि अगर हमें अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करना है सेल्स ऑफ फर्म के बेसिस पे, तो हम कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, उसमें से अगर हम अपने सेल्स को डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट होके आ जाता है। सेकंड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा कितना है और मेरी फर्म की सेल्स कितने हैं, उसको अगर हम डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वो कैलकुलेट होके आ जाता है। और अगर मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो जो भी मेरी सेल्स होगी उसमें से मेरी जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है अगर मैं उसको डिडक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। और जब मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट आ जाएगा तो उसको नंबर ऑफ़ सेल्स से मैं वो डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। नेक्स्ट है मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ जो भी सेल्स है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो हम बिज़नेस की प्रॉफिट देख रहे हैं उससे बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम नेट प्रॉफिट रेशियो से कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी मेरे बिज़नेस का नेट प्रॉफिट होएगा उसको सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो है वो हमारा इन्वेस्टर और अदर रेशियो से रिलेटेड है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टर और अदर रेशियोज़ कौन कौन से हैं। तो फ्रिक्वेंटली शेयर प्राइजेस डाटा आर पंच्ड विद द अकाउंटिंग डाटा टू जनरेट नेट सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन। दीज आर अर्निंग पर रेशियो, यील्ड, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर। कि अगर हम शेयर प्राइजेस के डाटा को पंचुएट कर रहे हैं हमारे अकाउंटिंग डाटा के अंदर तो वो जनरेट करता है एक नई सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को। तो उसके लिए हमें प्राइस अर्निंग रेशियो, यील्ड रेशियो, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू पर शेयर रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी मेरे मार्केट प्राइस है पर शेयर की और जो भी मैं अर्निंग कर रहा हूँ पर शेयर से उसको मेरे को डिवाइड करना होता है। तो जो प्राइस अर्निंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MPS अपॉन EPS। और ये जो रेशियो होता है ये इंडिकेट करता है उस पेबैक पीरियड को जो कि इन्वेस्टर या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स देखते हैं। दूसरा है यील्ड। यील्ड के अंदर हम दो चीज़ कैलकुलेट करते हैं, एक होता है डिविडेंड यील्ड रेशियो और दूसरा होता है अर्निंग यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला होता है DPS अपॉन MPS इंटू 100। DPS होता है डिविडेंड पर शेयर और MPS मीन्स होता है मार्केट पर शेयर, कि मेरे पर शेयर का डिविडेंड कितना मुझे मिल रहा है और मेरे शेयर की क्या मार्केट प्राइस है। अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास डिविडेंड यील्ड रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेकंड है अर्निंग यील्ड रेशियो। अर्निंग यील्ड रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो मेरा अर्निंग पर रेशियो है, अर्निंग पर शेयर है, उससे अगर मैं अपने मार्केट प्राइस शेयर को डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास अर्निंग यील्ड रेशियो आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम ये जो रेशियो एनालिसिस करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस बनाते हैं अपने फर्म के लिए या बिज़नेस के लिए वो इन रेशियो के बेसिस पे बनाते हैं, इन रेशियो के एनालिसिस के बेसिस पे बनाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, a popular technique of analyzing the performance of a business concern in that of the financial ratio analysis as a tool of financial management. They are the critical significance. The importance of ratio analysis lies in the fact that it presents fact on a comparative basis and enables drawing of the interference regarding the performance of a firm. Ratio analysis is the relevant in assessing the performance of a firm in respect of following aspects. कि अगर हम इन पॉपुलर टेक्निक्स को देख रहे हैं जो कि एनालाइज करने के काम आ रही है जब हम बिज़नेस की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, तो जो फाइनेंशियल रेशियो है वो वहाँ पे काम किए जाते हैं। तो ये जो टूल हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो एक क्रिटिकल सिग्निफिकेंस है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के। तो जो इम्पोर्टेंस है हमारे रेशियो एनालिसिस की वो लाइज होते हैं कि जब हम फैक्ट देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव बेसिस या हमारे पर्टिकुलरली फर्म की परफॉर्मेंस किस तरीके की है। तो ये रेशियो होते हैं ये रिलेवेंट होते हैं जब हम किसी फर्म की परफॉर्मेंस को एसेस कर रहे हैं
कुछ फॉलोइंग एक्सपर्ट्स के अंदर। तो अगर मैं जो फाइनेंशियल रिस्क है उनको इवेलुएट कर रहा हूँ परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो मैं उनके अंदर जो चीज़ों को मेंशन करूँगा, तो पहला क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन। विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन रिगार्डिंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ए फर्म। द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ए फर्म वुड बी satisfactory if it is able to meet its obligation when they become due. This ability is reflected in the liquidity ratio of a firm. The liquidity ratio are particularly useful in the credit analysis by bankers and other suppliers of the short-term loans. कि जो लिक्विडिटी पोजीशन होता है, इस तरीके के रेशियो को एनालिसिस करने के लिए हमें हेल्प मिलती है कि किस तरीके का ड्रॉ कंक्लूजन है जब हम एक फर्म्स की लिक्विडिटी पोजीशन को देख रहे हैं। तो जो लिक्विडिटी पोजीशन है किसी फर्म की, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो हम अपने ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं और जो भी ड्यू है उसको दोबारा से पूरा कर सकते हैं। तो जो भी एबिलिटी है वो हमें रिफ्लेक्ट करती है हमारी किस तरीके की लिक्विडिटी रेशियो है किसी फर्म की। तो लिक्विडिटी रेशियो जो है पर्टिकुलरली यूज़फुल होते हैं क्रेडिट एनालिसिस करने के लिए, जो कि बैंक्स करते हैं, और जो भी हमारे अदर सप्लायर्स हैं जो हमें शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ये लिक्विडिटी रेशियो इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की। तो रेशियो एनालिसिस इक्वली यूजफुल फॉर असेसिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ अ फर्म। दिस एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बोरोवर इज टू कंसर्न टू द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड द प्रेजेंट एंड द पोटेंशियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस। कि अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को देख रहे हैं तो जो रेशियो एनालिसिस है वो यूजली क्या होता है, इक्वली असेस करने के लिए काम आता है जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वायबिलिटी देख रहे हैं किसी फर्म की। तो जो भी एक्सपेक्ट्स हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को लेके जो कि बोरोवर के कंसर्न में है, तो हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स या सिक्योरिटी एनालिस्ट प्रेजेंट के और पोटेंशियल ओनर्स कौन कौन से हैं बिजनेस के, उसके लिए किए जाते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है उसको मेजर हम करते हैं लिवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से, जिसका फोकस हम अर्निंग पावर और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से करते हैं। द लिवरेज रेशियो फॉर इनहेंस विल इंडिकेट वेदर अ फर्म हैज़ ए रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ फिनेंस एंड वेदर हैवली लोडेड विद द डेब्ट, इन विच केस इट्स सॉल्वेंसी इज एक्सपोज टू द serious strain. Similarly, the basis profitability ratio would reveal whether or not the firm is able to offer adequate return to its owner consistent with the risk involved. तो जो लिवरेज रेशियो होता है वो इसलिए इंडिकेट करता है फर्म्स को कि हमारी रीजनेबल प्रोपोर्शन क्या है जब हम वेरियस सोर्सेज ऑफ फिनेंस का यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, और वो हैविली लोडेड हैं किससे, डेप्ट से। तो जो भी केस होएगा हमारे सॉल्वेंसी को लेके वो सीरियस स्ट्रेन होएगा, और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसके बेसिस पे हम ये रिवेल करेंगे कि जो फर्म है वो ऑफ़र करे एक एडुकेट रिटर्न को जो कि ऑनर्स के कंसिस्टेंट में है और कोई ना कोई रिस्क को लेके चल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को। रेशियो एनालिसिस थ्रूज द लाइट ऑन द डिग्री ऑफ द एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। The various activity ratio measure this kind of operation efficiency. In fact, the solvency of the firm is to the ultimate analysis dependent upon the sales revenue generated by the usage of its assets total as per its components. कि जो रेशियो एनालिसिस है वो थ्रोज करता है डिग्री ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स को। तो जो हमारी वेरियस एक्टिविटी रेशियो है उसका मेजर हम काइंड ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए करते हैं। तो जो फर्म्स की सॉल्वेंसी होती है वो एक अल्टीमेट एनालिसिस होता है, वो डिपेंडेंट होता है सेल्स रेवेन्यू से जो कि जनरेट होता है जब हम किसी एसेट्स का यूज़ कर रहे हैं या हम टोटल एसेट्स का यूज़ कर रहे हैं एज ए कंपोनेंट के रूप में। नेक्स्ट है हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अनलाइक द आउटसाइड पार्टीज विच आर इंटरेस्टेड इन द वन एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म, द मैनेजमेंट इज कॉन्स्टेंटली कंसर्न्ड अबाउट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। That is, they are concerned about the ability of the firm to meet its short-term as well as long-term obligation to their creditors, to ensure a reasonable return to its owners and secure optimum utilization of the assets of the firm. This is possible if an integrated view is taken and all the ratios are considered together. कि अगर हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे हैं किसी एंटरप्राइजेस की, तो जो हमारे आउटसाइड पार्टीज है अगर उसका इंटरेस्ट है किसके एस्पेक्ट में कि हमारी फर्म की किस तरीके की फाइनेंशियल पोजीशन है, तो जो मैनेजमेंट होता है वो कंस्टेंटली कंसर्न होता है कि हमारे एंटरप्राइज की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो हम इस कंसर्न को लेते हैं कि फर्म्स की किस तरीके की एबिलिटी है शॉर्ट टर्म के अंदर या लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस के अंदर जो किसी क्रेडिटर के साथ है। तो वो ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारे रीजनेबल रिटर्न है ऑनर्स के या जो भी हमारा सिक्योर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है किसी फर्म के एसेट्स के, तो ये पॉसिबल हो कि जब हम इंटीग्रेटेड चीज़ें लें
तो जो भी जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी के जितने भी सारे रेशियो हैं उनको हम कंसीडर करते हैं एक साथ। इसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा इंटर फर्म कंपैरिजन। रेशियो एनालिसिस नॉट ओनली थ्रूज द लाइट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म बट आल्सो सर्व एज अ स्टेपिंग स्टोन to remedial measures. This is made possible due to is meaningless unless it is related to some standards or norm. One of the popular techniques is to compare that the ratio of a firm with the industry average. It should be reasonably expected that the performance of firms should be in the broad conformity and that of the industry to which it belongs. कि जो रेशियो एनालिसिस है वो सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन को ही थ्रू आउट नहीं करता है बल्कि वो ये भी दिखता है कि हमारे रेमेडियल मेजर्स किस तरीके से हैं। तो हमें ये पॉसिबल करना होता है कि जो इंटर फर्म कंपैरिजन है किसी इंडस्ट्री एवरेज के बेसिस पे वो क्या है। तो जो सिंगल फिगर है किसी पर्टिकुलर रेशियो का वो मीनिंगलेस होता है या अनलेस होता है जब हम उसके स्टैंडर्ड या नॉर्म की बात कर रहे होते हैं। तो जो पॉपुलर टेक्निक्स है जब हम कंपेयर करते हैं फर्म्स के रेशियो को इंडस्ट्री एवरेज के बेसिस पे, तो जो रीजन्स एक्सपेक्टेड है हमारे फर्म की परफॉर्मेंस को लेके, तो हम एक ब्रॉड कन्फर्मेंटी देते हैं कि इंडस्ट्री किस तरीके की बिलोंग्स को यूज़ कर रही है, किस तरीके के स्टैंडर्ड और नॉर्म्स का यूज़ कर रही है जो वो इंटर फर्म कंपैरिजन कर रही है। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल रेशियो फॉर बजटिंग। इन दिस फील्ड रेशियो आर एबल टू प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ असिस्टेंस। बजट्स is only an estimate of future activity based on past experience, in the making of which the relationship between the different spheres of the activities are invaluable. It is usually possible to estimate budgeted figures usually using financial ratio. Ratios also can be made use of for measuring actual performance with budgeted estimates. कि अगर हम फाइनेंशियल रेशियोज़ को बजटिंग के बेसिस पे देख रहे हैं तो जो भी रेशियोज़ हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एबल करते हैं कि हम प्रोवाइड करें एक ग्रेट डील किसी फर्म के एग्जिस्टेंस में बजट को लेके कि हमारी फ्यूचर एक्टिविटी किस तरीके की थी, या अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं हमारी फ्यूचर एक्टिविटी किस तरीके की होंगी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो हम उसके रिलेशनशिप को डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटीज़ के बेस पे इवेलुएट करते हैं। तो हम यूजुअली ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारे किस तरीके का बजट होगा फर्म का जहाँ पे हम फाइनेंशियल रेशियो को यूज़ करेंगे। तो ये जो रेशियोज़ होते हैं ये हम अपने फर्म की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और हमें बजट के एस्टिमेट को करने के लिए भी हम इन रेशियो का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो रेशियो एनालिसिस का जो पार्ट था, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस का जो पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग का जो रेशियो वाला पार्ट था वो इस टॉपिक पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।